हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल एपी लर्निंग पे। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं बिहार बोर्ड से और मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, क्योंकि आज की इस वाले वीडियो में हम लोग आपका सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिलेबस के बारे में, जिसमें हम लोग आपका सभी विषय ऑल सब्जेक्ट, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सभी विषयों के महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में आपको बतलाएंगे, जहां से आप लोग का एग्ज़ाम में 60% प्रश्न आते हैं। मतलब कि आज इस वाले वीडियो को आप लोग देख लेते हैं और इस वीडियो के अनुसार अपना पढ़ाई करते हैं। अभी आने वाला समय 4 से 5 महीना आपके पास समय बचा है। इन महीनों में यदि आप इसके अनुसार, इस पैटर्न के अनुसार पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों का फर्स्ट आना तो एकदम एग्ज़ाम में कंफर्म है, क्योंकि 60% पे आपका फर्स्ट आना रहता है। तो 60% प्रश्न यहीं से, इन्हीं चैप्टर्स से आते हैं। हम सभी विषयों में 2 से 3 चैप्टर ऐसे बतलाएंगे जिससे भर भर के बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि आप उसे पढ़ लेते हैं तो आपका आधा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपके जो भी दोस्त साथी आपके साथ बिहार बोर्ड का मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह एक बिल्कुल ही निःशुल्क काम है। आपको नीचे लाइक का बटन दिया जाएगा, एक अंगूठा का बटन, उसमें उसको आप लोग दबा देना है, क्योंकि इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला है। और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपका हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग आज के वाले वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको मैथ के सिलेबस के बारे में बताएंगे, जिसको विषयों का राजा करते हैं। मतलब सभी बच्चों को सबसे ज़्यादा डर जो रहता है इसी सब्जेक्ट्स में रहता है। तो देखिए, मैथ में सिलेबस चूँकि आपको बड़ा है, कुल 15 चैप्टर्स हैं आप लोग का। मैथ में 15 चैप्टर है, इसलिए हम आपको इसमें 3-4 चैप्टर के बारे में बतलाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको पढ़ना है सभी चैप्टर्स। हम जो भी बतला रहे हैं उन पे विशेष आप लोग को ध्यान देना है। मतलब आपके जितना सिलेबस है उस सिलेबस में आपको हर एक चीज़ पढ़ना है, लेकिन हम जो बतला रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा उन चैप्टर से नंबर मिलता है, इसलिए उन पर आप लोग को विशेष ध्यान देने का ज़रूरत है। यही बस हम कहने जा रहे हैं, वरना आप फिर बाद में कमेंट करिएगा कि तुम पढ़ने से मना कर रहे हो, ऐसा कुछ। तो हम आपको पढ़ने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आपको अच्छा अंक लाना है तो इन चैप्टर पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना होगा, जो चैप्टर को हम लोग बतला रहे हैं। तो मैथ विषय में आप लोग को मालूम होता है सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है आपका ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। इस चैप्टर्स की हम लोग बात करते हैं तो इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 35 से 40 नंबर अकेले यह चैप्टर आपका ला देता है। 35 से 40 नंबर से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि आप लोग का 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें एक चैप्टर से आपको 35 से 40 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 4 जो है आपका द्विघात समीकरण जो है आपका चैप्टर नंबर 4, यह सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको लगता होगा कि यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन इससे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 21 से 22 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 22 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान के चलिए 20 नंबर यहाँ से आप लोग मिल गया, 40 त्रिकोणमिति से और 20 नंबर द्विघात समीकरण से, 60 नंबर तो इसी तरह से आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग का एक बिहार बोर्ड का पैटर्न होता है 200 नंबर का, हर एक चीज़ में आपको डबल रहता है। ऑब्जेक्टिव आपको 100 दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को 50 ही ऑब्जेक्टिव मारना रहता है। आपका लघुत्तरीय प्रश्न 30 दिया रहता है, जिसमें 15 मारना रहता है, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लोग को शायद 8 दिया रहता है, 4 आपको मारना रहता है। मतलब एकदम 50-50% आपका बोर्ड में रहता है सिलेबस। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो आप लोग का 40 नंबर तो आ जाता है त्रिकोणमिति से, यानी कि आप लोग का ट्राइगोनोमेट्री से, और उसके बाद आप लोग का द्विघात समीकरण से 20 नंबर आ जाता है। तीसरा बात करें तो आपका चैप्टर नंबर जो 7 है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, यह आपका थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर्स की बात करें तो इस चैप्टर से अप्रॉक्स आपका 17 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हर एक साल। और आपका अंतिम है 5वां चैप्टर, जिसका नाम है एपी।
एपी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इससे आप लोग का 13 से 15 नंबर के एग्ज़ाम आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 13 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह आपके सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर्स की बात करें हम लोग का, सबसे पहले आपका ट्राइगोनोमेट्री है, उसके बाद द्विघात समीकरण है चौथा चैप्टर, सातवां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, पांचवा चैप्टर आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि आप लोग का समांतर श्रेणी। तो देखिए इनके बारे में हम लोग बात करें तो 8वां नंबर जो चैप्टर आपका त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति से आप लोग का 35 से 40 नंबर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। मान के चलिए आप लोग का कि 40 नंबर इससे पूछा जाता है। उसके बाद चौथा नंबर है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण की बात करें तो इसमें आप लोग का 21 से 22 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद सातवां है आप लोग का निर्देशांक ज्यामिति, सातवां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति से आपको एग्जाम में 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, अप्रॉक्स लगभग बतलाया जा रहा है यहाँ पे आपको। फिर आपका 5वां नंबर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसमें आप लोग का 13 से 15 नंबर के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी और दो चैप्टर्स की हम लोग बात करें तो दूसरा जो चैप्टर आपका बहुपद और प्लस में आप लोग का जो 14वां नंबर चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी। तो बहुपद और सांख्यिकी मिला करके आप लोग का 15 नंबर के एग्जाम में पूछते हैं। तो इन चैप्टर की हम लोग बात करते हैं बस 1 2 3 4 5 6 आपका 15 में से 6 चैप्टर की बात करें तो इनमें 40 यहाँ से 40 20 60 70 80 और 80 और 30 यहाँ पे 110 नंबर। चूँकि आप लोग का 200 नंबर रहता है टोटल, दो आपका 50-50 वाला रहता है उसमें, तो इसमें 110 नंबर तो आपका यहीं से आ जाएगा। यानी कि आप इन सभी चैप्टर को एकदम ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप लोग का 100 में से 100 लाने के लिए यह चैप्टर आपके मैथ के एग्ज़ाम में काफ़ी हैं। तो पढ़ना है आप लोग को सभी चैप्टर है, लेकिन त्रिकोणमिति, द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, समांतर श्रेणी और बहुपद सांख्यिकी, यह 6 चैप्टर पर आप लोग को विशेष ध्यान देना है। इन 6 चैप्टर से आप अपने बोर्ड एग्जाम में 200 में से 110 नंबर ला सकते हैं। अब 200 हम लोग बतलाएंगे तो बहुत सारा कहेगा कि बच्चा लोग की गलत आप बतला रहे हैं, लेकिन 200 हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर एक चीज़ आप लोग का डबल रहता है। जैसे कि हम लोग आपको बतलाएंगे जब तक नहीं तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग को 100 दिया रहता है लेकिन मारना रहता है 50 ठे। लघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग को दिया रहता है 30 ठे, मारना रहेगा 15 ठे। उसके बाद बात करें हम लोग दीर्घ का, तो दीर्घ में हम लोग बात करते हैं लॉन्ग आंसर में, तो लॉन्ग आंसर में आप लोग को 8 ठे दिया रहता है, 40 ठे 4 ठे बस मारना रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो 100 का 50, 15 का 30 और 4 का 8, सब चीज़ आप लोग का दुगना रहता है। टोटल नंबर की हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्जेक्टिव से आप लोग को 50 नंबर मिलता है, लघुत्तरीय 2 नंबर का होता है यानी कि 30 नंबर यहाँ से मिलता है, और दीर्घोत्तरीय 5 नंबर का होता है यानी कि यहाँ पे से आप लोग को 5 चौके 20 नंबर। तो इस हिसाब से देखिएगा तो आप लोग का 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये जो डबल वाला है इससे हम लोग देखिएगा तो आप लोग का 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से आप लोग को 100 नंबर लाना रहेगा। तो हमने जो आपको 6 सब्जेक्ट बतलाया है, 6 चैप्टर बतलाया है, त्रिकोणमिति, द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, समांतर श्रेणी, बहुपद और सांख्यिकी, इन चैप्टर के बदौलत आप अपने बोर्ड एग्जाम में यह जो 200 नंबर है इसमें से 110 नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपको लाना रहता है बस 100 नंबर। यानी कि यह 6 चैप्टर आप लोग पढ़ के जाइएगा एकदम बढ़िया से, जिसमें क्वेश्चन बैंक की सब मार के, तो आपका बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको मैथ का पैटर्न समझ में आ गया होगा कि आप लोग को 6 चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, त्रिकोणमिति, द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, एपी यानी समांतर श्रेणी, बहुपद और सांख्यिकी, इन 6 चैप्टर पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी पढ़ना है आपको हर एक चैप्टर है। फिर लास्ट में हम आपको कुछ और चीज़ बतलाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। अगला सब्जेक्ट में हम लोग आता है साइंस। साइंस में आप लोग का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में बात करें हम लोग तो आप लोग का फिजिक्स का साइंस का 2 बुक कर चलता है। आप लोग ज़्यादातर लोग भारतीय भवन से पढ़ते होंगे, लेकिन आप लोग का एग्ज़ाम पूछा जाता है एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक अर्थात सरकारी बुक एक होता है उससे। तो हम लोग बात करते हैं यदि भारतीय भवन के बुक से, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 6 चैप्टर है। अब यही एनसीईआरटी बुक से बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लोग का 5 चैप्टर है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन यह एक ही में है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन भारतीय भवन में यह 2 चैप्टर्स है। तो हम लोग मेनली बात करेंगे
इसी एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करेंगे। तो इसका आप लोग को 3 ठे हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर बतलाएंगे। 6 चैप्टर्स में से बस 3 चैप्टर, जो कि आपका इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका काफ़ी नंबर हो जाएगा। आपका पहला नंबर चैप्टर है जो प्रकाश है। प्रकाश में आपका परावर्तन और अपवर्तन दोनों आ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक ही में है। तो इस चैप्टर से आप लोग का 12 से 13 मार्क आराम से आपके पॉकेट में आ जाता है। दूसरा बात करें तो आप लोग का तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर से आप लोग का 10 मार्क आराम से आपके एग्जाम में आ जाता है। और उसके बाद बात करें हम लोग, आपका 5वां चैप्टर है जो कि है ऊर्जा का स्रोत जो चैप्टर है, इससे आप लोग का 10 मार्क आपके एग्ज़ाम में आराम से आ जाता है। तो ऊर्जा के स्रोत से आप लोग का ये 10 नंबर आ जाते। तो यह 3 चैप्टर को आप लोग देखिएगा तो 10, 20, 30 से 33 नंबर इस चैप्टर से आप लोग का एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और फिजिक्स में मेनली आप लोग देखिएगा तो 33 ही नंबर का एग्ज़ाम लिया जाता है, क्योंकि साइंस में आप लोग का 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और आप लोग का डबल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग का 66 से प्रश्न में से 33 प्रश्न का उत्तर देना रहता है। यानी कि फिजिक्स में आप लोग यह 3 चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विद्युत धारा और ऊर्जा के स्रोत, इस 3 चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का फिजिक्स में फुल मार्क आपका आ जाएगा। पढ़ना आप लोग को सब चीज़ है, लेकिन इन चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं साइंस का दूसरा खंड, जिसका नाम है केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र बहुत सारे लोगों को बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट लगता होगा, हमको भी लगता है बहुत ही यह टफ सब्जेक्ट, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा वह आपके एग्ज़ाम में एकदम उल्टा आता है। इसलिए केमिस्ट्री में आप लोग को अच्छा नंबर लाना है तो क्वेश्चन बैंक पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन बैंक के लिए हम लोग आपका क्वेश्चन बैंक का सीरीज भी लाए हैं, जिसमें हम लोग हर एक विषय का आप लोग का क्वेश्चन बैंक करवाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे सब्सक्राइब का मामला नहीं है, मामला है हम लोग का केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में भी हम लोग आपको 3 चैप्टर बतलाएंगे। सबसे पहले तो आपका दूसरा नंबर चैप्टर है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका अम्ल भस्म लवण जो चैप्टर है, दूसरा नंबर चैप्टर। इस चैप्टर से आप लोग का 15 से 17 नंबर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, केवल एक चैप्टर से। समझ सकते हैं, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर तीसरा आपका धातु अधातु, मेटल और नॉन मेटल जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आप लोग का 12 से 15 नंबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चौथा नंबर चैप्टर आपका कार्बन एवं इसके यौगिक चैप्टर है। यह चैप्टर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आप लोग का 8 नंबर के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 5 2 7 8 7 15 और 2 35, यहाँ 35 नंबर के लगभग का अप्रॉक्स हम लोग बतला रहे हैं कि 35 यहाँ से आ जाते हैं, जो कि आपका केमिस्ट्री में 35 काफ़ी हैं। आप लोग को 66 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप लोग को 33 नंबर लाना रहता है। 35 आप ला देते हैं तो आपको फुल बाई फुल मार्क इन 3 सब्जेक्ट्स को, इन 3 चैप्टर्स को पढ़ के आ जाएगा। कौन कौन? अम्ल भस्म लवण, धातु अधातु और कार्बन एवं इसके यौगिक। इस 3 चैप्टर को आपको केमिस्ट्री में विशेषकर ध्यान देना है, बाकी आपको पढ़ना सभी चैप्टर्स को है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग साइंस का सबसे अंतिम खंड है बायोलॉजी साइंस में मेरे ख्याल से सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको साइंस में सबसे हार्ड कौन लगता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से। तो बायो में हम लोग बात करें, इसमें केवल आप 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी है। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, तो इसमें आप लोग का भारतीय भवन का 4 बुक, एनसीईआरटी का 1 बुक है। भारतीय भवन का 4 चैप्टर, एनसीईआरटी बुक में 1 चैप्टर है। क्योंकि हम लोग जैव प्रक्रम के अंतर्गत पढ़ते हैं पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और आपका परिवहन। तो यह जो भारतीय भवन में यह चारों चैप्टर अलग अलग है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में यह चारों चैप्टर एक में है। तो चूंकि आप लोग को एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग को बात करें आपका, तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आप लोग का पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन 4 चैप्टर आपका आ जाते हैं। इन 1 चैप्टर को पढ़ के जैव प्रक्रम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जैव प्रक्रम 1 चैप्टर को पढ़ के आप लोग 25 नंबर अपने एग्जाम में ला सकते हैं। मतलब आधा से ज़्यादा नंबर आप लोग इसी के माध्यम से ला सकते हैं। बाकी आपको मालूम होना चाहिए बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट और आप लोग के हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 जनन।
जब प्रक्रम के बाद जनन चैप्टर से आप लोग का 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 35 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं आप लोग को। 33 में से 33 ही आपको केवल लाना है और 35 आपको इस 2 चैप्टर को पढ़ के मिल जाएगा। यानी कि आप लोग को बायोलॉजी में फुल बाई फुल नंबर लाने के लिए 2 चैप्टर पढ़ने का ज़रूरत है, जैव प्रक्रम और जनन। इन 2 चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी पढ़ना आपको सभी चैप्टर्स को है। तो बायोलॉजी भी हो गया, फिजिक्स भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया, मैथ भी हो गया। अब आपका बचता है सोशल साइंस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सोशल साइंस की ओर। सोशल साइंस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री जो कि सोशल साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, तो हिस्ट्री की हम लोग ही सबसे पहले बात करने वाले हैं। हिस्ट्री में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आप लोग का टोटल 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? तो टोटल 8 चैप्टर है। तो 8 चैप्टर में से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप लोग को मालूम होना चाहिए चैप्टर नंबर 4, भारत में राष्ट्रवाद। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि इकलौता चैप्टर आप लोग का 15 नंबर आपके एग्ज़ाम में ला देता है। और दूसरा नंबर जो आपका चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद, इससे आप लोग का 7 से 10 नंबर का एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो यदि आप इन दोनों चैप्टर पे, भारत में राष्ट्रवाद और समाजवाद और साम्यवाद, इन दोनों चैप्टर में अगर आप लोग ज़्यादा ध्यान दे देते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 25 नंबर यहाँ से आराम से बन जाएंगे। और जितना का तो आपका हिस्ट्री विषय का एग्ज़ाम भी नहीं होता है। मतलब आप इन दोनों चैप्टर को पढ़ के अपने एग्ज़ाम में एकदम बहुत ही बढ़िया से हिस्ट्री को देख सकते हैं। लेकिन आप लोग कहिएगा कि चैप्टर टोटल 8 गो चैप्टर है हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में आप लोग को सबसे ज़्यादा पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद और समाजवाद और साम्यवाद। लेकिन यहाँ पे एक हम लोग बतला दे रहे हैं आपको जानकारी के लिए कि सबसे कम जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर 6 और चैप्टर 8 से। चैप्टर 6 और चैप्टर 8 को आप लोगों को कम ध्यान देना है, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें आप लोग का चैप्टर 6 है शहरीकरण और शहरी जीवन, और चैप्टर 8 है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। तो इन दोनों चैप्टर पे आप लोग को सबसे कम ध्यान देना है। यह नहीं है कि आप लोग पढ़िए, इन दोनों चैप्टर को पढ़ना है आप लोग को, लेकिन केवल जानकारी की दृष्टि से पढ़ना है, मतलब जानने के लिए। अब इस पर आप लोग अपना ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करिएगा इन दोनों चैप्टर पे, क्योंकि यह दोनों चैप्टर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी इसमें 8 चैप्टर से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वरना 6 से, लेकिन बहुत कम चांस रहता है। इसलिए आपको हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद, 2 चैप्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और 6 चैप्टर और 8 चैप्टर पे सबसे कम ध्यान देना है। बाकी पढ़ना आपको सभी चैप्टर्स को है। हिस्ट्री के बाद बात करते हैं हम लोग सोशल साइंस का अगला चैप्टर, अगला सब्जेक्ट, जिसका नाम है ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। तो ज्योग्राफी का सिलेबस आपके दृष्टि से छोटा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी में देखिएगा तो 6 ही चैप्टर हैं, लेकिन इसका जो पहला चैप्टर है उसमें ही आप लोग को 6 चैप्टर पढ़ने को मिल जा रहा है। यानी कि 6 + 6 आपको कुल 12 चैप्टर इसमें पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर आप लोग का ज्योग्राफी में कुल 12 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। तो जिसमें आप लोग का पहला चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि संसाधन। अब इस संसाधन के अंतर्गत आपका सभी संसाधन आ जाता है, जल संसाधन, खनिज संसाधन और अन्य जो भी संसाधन आप लोग को दिया गया है वह सारा आपका आ जाता है, जो कि चैप्टर 1 में है। चैप्टर 1 का खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ और खंड अंग, कुल 5 खंड हैं चैप्टर 1 में। तो इन 5 खंड को यदि आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आप लोग को 20 नंबर आराम से मिल जाता है। बाकी आपका जो चैप्टर 2 है कृषि, इससे आप लोग को मिल जाता है 8 से 10 नंबर। यानी कि आप लोग को इन 2 चैप्टर को पढ़ के 30 नंबर मिल जाता है, जो कि आपके जियोग्राफी इतना का पूछा भी नहीं जाता है। मतलब इतना 30 नंबर से कम ही का एग्ज़ाम जियोग्राफी का होता है, 28 या 26 नंबर का एग्ज़ाम होता है। बाकी चूँकि हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग को मालूम होना चाहिए सोशल साइंस में कुल 5 सब्जेक्ट है, तो पाँचों सब्जेक्ट्स में पाँचों सब्जेक्ट का क्वेश्चन कम पूछा जाता है, कि किसी में 26, 27 ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी में आप लोग का 30 नंबर ला देंगे तो बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए सही हो जाएगा। आराम से आप लोग का ज्योग्राफी का बेड़ा पार हो जाएगा। तो आपको 2 चैप्टर्स पे ध्यान देना है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला जो है आप लोग का इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थव्यवस्था। यह आप लोग को बहुत सारे लोगों को सोशल साइंस का सबसे सिंपल चैप्टर भी, सबसे सिंपल सब्जेक्ट भी लगता होगा, क्योंकि यह बहुत ही सरल भाषा में है। क्योंकि आपका अन्य जो भी देखिएगा सोशल साइंस का सब्जेक्ट, जिसमें आप लोग का हिस्ट्री की बात करें और सिविक्स की बात करें, यह सबसे कठिन शब्द में है। क्योंकि सिविक्स और हिस्ट्री में आप लोग देखिएगा तो सरलतापूर्वक इसमें नहीं लिखा गया है, बहुत ही
हार्ड वर्ड लिखा गया है, तो इसीलिए यह हार्ड लगता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी बहुत ही आसान लगता है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करें तो आपका कुल 7 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? तो 7 चैप्टर हैं। हम आपको केवल 2 चैप्टर बताएंगे जिन पे आपको विशेष ध्यान देना है और 2 चैप्टर पे आपको कम ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो विशेष ध्यान का बात करें तो चैप्टर 4 जो है आपका हमारी वित्तीय संस्था, जो चैप्टर है, इस चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको लोग का लगभग 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इतना ही इम्पोर्टेंट है आपका दूसरा चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र का आय। जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर दूसरा, इससे आप लोग का 8 से 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि इन दोनों चैप्टर को आप लोग पढ़ के 20 नंबर ला सकते हैं, जिसमें आप लोग का 18 नंबर का शायद केवल इकोनॉमिक्स होता ही है, यानी 20 नंबर आपके लिए काफ़ी होगा। अब कम किस पे ध्यान देना है? तो चैप्टर 5 और चैप्टर 7 है, इन पे आपको कम ध्यान देना है। इनसे बहुत ही कम क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। तो 5-7 पे कम ध्यान देना है और 2 और 4 पे ज़्यादा ध्यान देना है। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे आप लोग का सिविक्स सब्जेक्ट। सिविक्स में बात करें तो सिविक्स सबसे टफ भी लगता होगा आप लोग को, उसमें पढ़ने पर कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप लोग का सरलता के बारे में, सिलेबस के बारे में बात करें तो सबसे छोटा सिलेबस सिविक्स का है, मात्र 5 चैप्टर का ये इसका सिलेबस है। इसमें हम लोग 2 चैप्टर आप लोग को बतलाएंगे जिसको पढ़ के आप लोग का सिविक्स में काम निकल जाएगा। जिसमें आप लोग का दूसरा नंबर जो चैप्टर है, सत्ता में सरदारी की कार्यप्रणाली जो है सत्ता में सरदारी की, इसको पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का 13 नंबर आ जाएगा। और इतना ही इम्पोर्टेंट है आपका तीसरा प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, इससे भी आप लोग का 13 नंबर पूछ लेता है, यानी 26 नंबर आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। आपको सिविक्स 15 या 20 नंबर का बस पूछा ही जाता है। यानी कि यह 2 चैप्टर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। तो इतना तो हो गया सोशल साइंस में। एक और लास्ट में बच जाता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका कुछ कम बेसी नहीं होता है, सभी चैप्टर को समान रूप से दिया गया दर्जा, क्योंकि आप लोग जब देखिएगा डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन को, तो इसका 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर में आप लोग को आपदा ही के बारे में पढ़ना है, या तो आपको भूकंप के बारे में पढ़ना होगा, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ना है, भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में, और भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़, इन्हीं सब के बारे में आपको मेनली पढ़ना है। तो सभी से क्वेश्चन आपको समान आता है, कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है। डिजास्टर इस आपदा प्रबंधन पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यह 6 या 12 नंबर का एग्ज़ाम इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। तो आपको केवल आपदा का परिभाषा यह सब पढ़ लेना है। हम इसके लिए एक तो स्पेशल आपदा प्रबंधन पे वीडियो ला देंगे, वह सारे क्वेश्चन हम आपके लिए ला देंगे जो कि आपदा प्रबंधन शास्त्र बिहार बोर्ड में पूछा गया है। एक ही वीडियो में सारा हम आपको बतला देंगे। यदि आपको वह वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके हमें बतलाइएगा, जब बोलिएगा आपको तब हम आपको वह वीडियो दिलवा देंगे, जिसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, उस वीडियो के बाद आपका टेंशन पूरा दूर हो जाएगा। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो देखिए आपका मेन 3 जो सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, साइंस, मैथ और सोशल साइंस, मेन सब्जेक्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब आप लोग का स्कोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं हिंदी को और संस्कृत को, तो यह दोनों को स्कोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि इसमें आप लोग जितना हाईएस्ट नंबर ला सकते हैं, क्योंकि उन तीनों सब्जेक्ट को आप लोग को पढ़ने में कठिनता होगी। जो सोशल साइंस, साइंस, मैथ को पढ़ने में कठिनता रहती है, लेकिन हिंदी, संस्कृत को स्कोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें आप लोग जितना बढ़िया परफॉर्मेंस करिएगा उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। तो हिंदी, संस्कृत इस सब में आपका कोई भी कम नीच नहीं है, इसका आपका फुल सिलेबस आपको पढ़ना होगा। फुल सिलेबस आप लोग पढ़िएगा तो आपका एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर आएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर 12 दूनी 24 है आप लोग का गोधली में, हिंदी में, और प्लस में वर्णिका में आपका 5 चैप्टर है। यानी कि 29 चैप्टर का आपका यह पूरा हिंदी का बुक है, जिसमें आप लोग का 29 चैप्टर से इक्वल प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वर्णिका बुक से कुछ कम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन इस आपको गोधली पे ज़्यादा ध्यान देना है। गोधली बुक पे आप लोग ढंग से पढ़िएगा तो आपका हिंदी में काम निकल जाएगा। बाकी हिंदी और संस्कृत का बहुत लोग कम टेंशन लेने को कहते हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप लोग को इसलिए रहता है। इसमें सबसे पहले फ़ायदा क्या होगा, हम दोनों के लिए बतला रहे हैं, हिंदी में भी वही है और संस्कृत में भी वही फ़ायदा हम लोग आपको बतला रहे हैं। पहला तो आपका गद्यांश इसमें मिल जाता है। गद्यांश कहने के तात्पर्य है पैसेज। यह हिंदी में भी मिल जाएगा आपको, संस्कृत में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तीनों का कोई सिलेबस नहीं रहता है चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, सभी चैप्टर से आपको बराबर नंबर पूछे जाते हैं। तो
हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में आपको सबसे पहले तो पैसेज मिल जाता है। पैसेज कहने से तात्पर्य है आप लोग का ऊपर कहानी लिखा हुआ रहेगा और नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसी में से आपको क्वेश्चन ढूंढ के लिखना है। तो यह पैसेज जो है कम से कम 20 नंबर का हिंदी में पूछ लिया जाता है। उसके बाद बात करें हम लोग संस्कृत में, तो संस्कृत में भी 13-26 नंबर का यह लगभग पूछ लिया जाता है, और इंग्लिश में भी सेम टू सेम 20 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो 20 नंबर तो आपका ऐसे ही आ गया गद्यांश से। उसके बाद बात करते हैं दूसरा नंबर आप लोग का पत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेटर। पत्र लिखना आप लोग सीख जाइएगा तो आपको एग्जाम में 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। संस्कृत में आप लोग का 5 से 6 नंबर मिल जाएगा, और इंग्लिश में भी आप लोग का 5 से 6 नंबर मिल जाएगा। तो गद्यांश और निबंध, गद्यांश और पत्र के बाद तीसरा नंबर हम लोग आपके लिए बात करें तो यह निबंध। निबंध किसी चीज़ पे मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग को विद्यालय पे निबंध मिल जाएगा, गंगा नदी पे मिल जाएगा। जितना भी इम्पोर्टेंट पत्र, निबंध ये सब रहेगा, उसके लिए हम लोग वीडियो आपको लिए स्पेशल लाते जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए। तो निबंध भी आप लोग का 5 नंबर के लगभग एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर के लगभग पूछता है निबंध। संस्कृत में भी पूछता है 10 नंबर के लगभग, और इंग्लिश में भी 10 नंबर के लगभग निबंध पूछता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग गद्यांश हो गया, आपका पत्र हो गया, निबंध हो गया, और उसके बाद आप करते हैं संवाद। संवाद चौथा नंबर हम लोग बात करें संवाद। संवाद में कहना है, संवाद सबसे आसान चीज़ है। इसमें आप लोग का कोई टॉपिक दे देगा और उसमें 2 आदमियों के बीच का आपको बातचीत लिखना है। संवाद से यही तात्पर्य है, बातचीत, मतलब 2 आदमियों के बीच में गपशप। जैसे आप लोग को कहा देगा प्रदूषण को लेकर के 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना है, तो आप लोग सिंपल इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिए। थोड़ा डेमो हम लोग आपको दिखा देते हैं। सिंपल कह देगा कि राम और मोहन के बीच संवाद लिखना है, राम और मोहन। तो सबसे पहले आप लोग राम एक ठे लिख लीजिएगा, राम ब्लैक पेन से, और इसको ऐसे डैश कर दीजिएगा। अब राम कहेगा कि और बताइए दोस्त मोहन कैसा हाल चाल है, कैसा हाल है, इतना कहेगा। फिर आपको मोहन करके लिखना होगा कि मोहन करके कि हाँ सब ठीक है, केवल प्रदूषण जो फैल रहा है उससे सभी लोगों का तबीयत खराब है। राम कहेगा कि हाँ भाई सही कह रहे हो, तबीयत खराब ही रहा है, सरकार को कदम उठाना चाहिए। ये सब इस तरह से आपको राम कोई भी नाम दिया जाएगा और एक टॉपिक दिया जाएगा, तो आपको केवल बातचीत लिख देना है। 2 व्यक्तियों के बीच या फिर महिलाओं के बीच, पुरुष के बीच जो पूछा जाएगा एग्जाम में, तो संवाद सबसे आसान होता है। तो इसीलिए यह जो आपका हिंदी है, संस्कृत और इंग्लिश है, इन तीनों का आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें यह सब जो गद्यांश, पत्र, निबंध, संवाद पूछे जाते हैं, इनसे आप लोग का तो 30 से 40 नंबर आराम से आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो इसीलिए हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश पे आपको ध्यान नहीं देना है। हाँ, हिंदी में आप लोग बुक पढ़ लीजिए अपना, और सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना है आप लोग को, व्याकरण पे। व्याकरण हम लोग बात करें हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, तीनों में हम लोग बात करते हैं, तो आप लोग को व्याकरण पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। व्याकरण करने से तात्पर्य है ग्रामर से, क्योंकि 65% आप लोग का ऑब्जेक्टिव हिंदी में तथा संस्कृत में 65% ऑब्जेक्टिव आप लोग का व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो व्याकरण यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग का फुल बाय फुल नंबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप लोग बुक कितना भी पढ़ के जाइएगा तो 45 नंबर से ज़्यादा आप लोग नहीं मार पाइएगा। ऑब्जेक्टिव में 65 नंबर का आप लोग का व्याकरण पूछा जाता है। यही पैटर्न आपका ग्रामर में भी रहता है। तो व्याकरण पढ़ना आप लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही आपका पैटर्न था, हमने सारा आपको बतला दिया, और हमने बताया कि आप लोग को हम लोग जल्द ही कुछ टॉपिक्स पे वीडियो आपको सोचे हैं बनाने का, जिसमें आप लोग को हम बतला देंगे कि किन किन चीज़ पर पत्र पूछा जाता है, निबंध पूछा जाता है, संवाद पूछा जाता है, गद्यांश किस प्रकार किया जाता है, तथा हमने एक और इधर टॉपिक बताया था आपको। हाँ, एक ही वीडियो में हम लोग आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट कर देंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी आपके दिमाग में और कोई भी टॉपिक होगा, किसी टॉपिक पर हमको रहेगा कि वीडियो बनाना होगा, तो आपको कमेंट खाली है, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, इसलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी टॉपिक, कुछ भी टॉपिक आपका डाउट रह जाता है तो उस पर हम लोग वीडियो आपको लिए बना लेंगे, क्योंकि आप हम यहाँ पर आपके लिए है ही, तो आप जो कहिएगा हम उस टॉपिक पे वीडियो बना लेंगे। बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके और वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने पर ध्यान दे। क्योंकि देखिए, स्टडी 2 तरह के होता है, एक नॉर्मल स्टडी हो जाता है और एक होता है स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी उसी को कहते हैं कि उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना जिसमें से आप लोग को ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त हो। तो इंपॉर्टेंट चीज़ को और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो उससे आप लोग को ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त होगा। इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा,
चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे प्राप्त हो सके। और जैसा कि हमने आपको बतलाया कि आपके मन में कोई भी वीडियो का टॉपिक होगा तो कमेंट में आप लोग हमें बतलाइएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।